क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे भू राजस्व प्रणाली क्या था। लेकिन जमीन से मिलने वाले राजस्व को, राजस्व मतलब कर को, मुगल साम्राज्य का आर्थिक बुनियाद था। अब मतलब है क्या कि मतलब यही आपको मतलब इकोनॉमी का चीज तो है क्या, जमीन से मिलने वाले जो राजस्व थे मतलब जो टैक्स थे, वही मुगल साम्राज्य के लिए क्या था, तो आर्थिक बुनियाद था। मतलब इसी पर जो है मुगल साम्राज्य टिका हुआ था। फिर कृषि जो है उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए, कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासनिक तंत्र बनाए गए थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या बनाए गए थे, तो प्रशासनिक तंत्र जो है बनाए गए थे। प्रशासन बनाए गए थे, मतलब पुलिस बनाई गई थी। जैसे क्या दीवान, दीवान किन्हें कहा जाता था, तो वित्तीय व्यवस्था का देख रेख करने वाले जो होंगे उन्हें दीवान कहते थे। वित्तीय मतलब इकोनॉमी, फाइनेंशियल। और लोगों पर जो है टैक्स निर्धारित जो करने से पहले भूमि और उत्पादन का आंकलन करते थे। किसी किसान पर आपका है क्या, टैक्स लगाने से पहले वो पहले भूमि का जांच करते थे, उस किसान का भूमि कितना है, और फिर ये देखते थे उत्पादन उसका कितना हो रहा है, उस हिसाब से वो टैक्स लगाते थे। फिर भू राजस्व के 2 चरण थे। कितने चरण थे? 2 चरण थे। पहला था कर निर्धारण करना, पहला क्या, टैक्स को निर्धारण करना कितना टैक्स लगा। और फिर दूसरा था वास्तविक असूली, रियल में असूली, सचमुच में असूली कितनी हुई है ये देखना। तो कर निर्धारण को कहा गया जमा, क्या कहा गया, जमा। और वास्तविक असूली कहा गया हासिल, क्या कहा जी, हासिल कहा गया। फिर अमील गुजर, तो अमील गुजर राजस्व वसूली के कामों में सूची में अकबर ने हुक्म दिया खेतीहर जो है नगद भुगतान करेंगे। खेतीहर क्या करेंगे जी, नगद भुगतान करेंगे। लेकिन कभी कभी नगद भुगतान जो है नहीं होता था। तो भाई अमील गुजर आपका मतलब एक सूची है, इसमें बताया गया कि राजस्व वसूली कामों करने के लिए अकबर ने क्या किया, हुक्म दिया था इस सूची में कि खेतीहर से क्या किया जाएगा, नगद भुगतान लिया जाएगा। लेकिन कभी कभी जो है खेतीहर नगद देते थे, कभी कभी नगद नहीं देते थे। फसल का उत्पादन जब अच्छा नहीं होता तो नगद वो नहीं देते थे। इसके बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में चर्चा किया। पूरा मतलब भूमि की और बारे में किसने बताया, आईने अकबरी में। आईने अकबरी जस्ट हमने पीछे के वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, मसलन में 1662 में और 65 में, सॉरी, मसलन 1665 में औरंगजेब ने खेतिहर की संख्या का सालाना हिसाब रखा था। तो मतलब है क्या, मसलन में जो 1665 में औरंगजेब थे वो खेतिहर समाज का क्या जी, संख्या का सालाना जो हिसाब किताब रखते थे। अब देखिए क्या पोलज क्या होता था, तो पोलज एक भूमि का ऐसा भूभाग होता था जिस पर हमेशा खेती होती थी, जिसमें क्या जी, हमेशा खेती होता है, इसमें कभी भी खाली छोड़ा नहीं जाता। मतलब जिस खेती पर, जिस जमीन पर हमेशा खेती होगा उसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाएगा, उसे क्या कहेंगे, पोलज कहेंगे। अब है क्या परुती किसे कहा जाता है, तो कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी। मतलब ऐसा जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती को रोक दिया जाता था उसे परोती कहते थे। और इन दोनों पोलज और परोती दोनों पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। कितने प्रकार उगाई जाती थी? 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। अब एक चक्कर, अब चक्कर क्या था, तो ये 3 या 4 वर्ष के लिए खाली, अब ऐसा जमीन जिससे 3 या 4 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था उसे चक्कर कहते थे। क्या कहते थे? चक्कर कहते थे। ठीक है, और बंजर किसे कहते थे, जिस पर 5 साल से अधिक, 5 साल से क्या जी, अधिक वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था उसे हम लोग बंजर जमीन कहा जाता था। अब है क्या कि ये खेतीहर जो थे, खेतीहर से 1/3 शाही शुल्क लेते थे। क्या कहते हैं जी, 1/3 क्या जी, शाही शुल्क लेते थे। मतलब 1/3 भाग जो है ना क्या लेते थे, शाही जो है शुल्क लेते थे। आइन में आपका है क्या, जो 5 भागों में 5 दफ्तरों, भाग मतलब दफ्तर होता है, ठीक है ना, 5 दफ्तरों में क्या था, संकलन था। मतलब आइन अकबरी के कितने भाग थे, 5 भाग। ठीक है, अब है क्या कि मतलब जिसमें पहले 3 भाग में किसका विवरण मिलता है, प्रशासनिक विवरण मिलता है 3 भाग में। फिर है क्या, जैसे पहली भाग मंजिल आबादी, क्या जी, मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब, इसमें शाही घर के परिवार और ताल्लुक रखती है। मतलब शाही घर के परिवार से कर दी ताल्लुक रखती है, मतलब शाही घर के खानदान के बारे में बताती है। मतलब मुगल दरबार जो है ना उसका नाम बताती है। तीसरा देखिए, दूसरा जो है सिपह आबादी, क्या जी, सिपह आबादी, ये मनसबदार के बारे में बतलाती है। और मनसबदार कौन होते थे, तो सैनिक और नौकरशाही जो प्रशासन होती थी उन्हीं को मनसबदार कहा जाता था। और मनसबदार में जितने उसके पास घोड़े हथियार रहते थे ना उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट मिलती थी। मुल्क आबादी,
तीसरा क्या था जी, मुल्कवादी। ये साम्राज्य और वित्तीय और 12 प्रांतों का जो है ना इसमें बयान था, ठीक है ना। तो ये साम्राज्य के भी बारे में बतलाता था, ठीक है, ये किताब। और फिर क्या, वित्तीय के बारे में बताता था ना, फाइनेंशियल, ठीक है ना। फिर और क्या, 12 प्रांतों का भी बयान ये करता था या व्याख्या करता था। अब आगे का हमारा टॉपिक है चांदी का बहाव। क्या जी, चांदी का बहाव। तो देखिए, मुगल साम्राज्य में एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधन पर मजबूत पकड़ बनाए थे। तो आपके से पूछ लिया जाएगा कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधन मजबूत पकड़ जो है कौन बनाया था, तो मुगल साम्राज्य। क्या जी, मुगल साम्राज्य। और इसके अलावा दूसरे भी शासक बनाए थे, जैसे मिंग। क्या जी, मिंग। ये कहाँ पकड़ बनाए थे, चीन में। फिर क्या, शाफवी। क्या जी, शाफवी कहाँ बनाए थे, ईरान में। फिर क्या, ऑटोमन साम्राज्य, ये कहाँ बनाया था, तुर्की में। कहा जी, तुर्की में, ठीक है। फिर क्या, नई दुनिया खोलने से मतलब नई दुनिया की जब खोज हुआ, ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था, भारत के मतलब। तो एक नई दुनिया के खोज से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत का विस्तार था। भारत का जी, व्यापार का विस्तार था। मतलब एशिया से, मतलब एशिया में जो पूरा एशिया है उसमें भारत से व्यापार क्या था, यूरोप का ज्यादा होता था। किस रास्ते से, समुद्री मार्ग से। किस मार्ग से जी, समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी। फिर आप याद रखेंगे, मतलब एशिया में आपका है क्या कि एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। क्या है जी, चांदी। और ये भारत की तरफ खींचा गया। एशिया में जब चांदी आया तो कहाँ ज्यादा तरफ खींचा गया, भारत। भारत तरफ ज्यादातर इसको खरीदा गया, ठीक है। फिर 16वीं से 18वीं सदी में चांदी के रुपए अच्छी स्थिरता बनी, ठीक है ना। तो अब जब चांदी बहुत ज्यादा इधर आने लगा तो क्या, भारत में जो शासक राजा थे ना, उन्होंने चांदी का सिक्का जो है बनाना जो है क्या जी, चालू किया और उसको मतलब अपने साम्राज्य में उसको फैलाया। फिर इटली के मुसाफिर एक थे जिवानी करेंटी। क्या जी, जीवानी का जी, करेंटी। ये 1690 में भारत से गुजरे थे। तो पूछ रहे इटली के निवासी मुसाफिर वो कौन था जो 1990 में 1690 में भारत से गुजरा था, कौन जी, क्या जी, जेवानी करेंटी। क्या, जीवानी का जी, करेंटी। या जेवानी करेंटी इटली का मुसाफिर था, वो भारत से कब गुजरा था, 1690 में। ऐसे प्रश्न पूछ जाएंगे। इसके अलावा एक डाटा आप और याद रखेंगे, जैसे मतलब चार्ट है, हाँ चार्ट आपका ज्यादातर ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए नहीं। इसके बाद का हम लोग मुगल दरबार पढ़ेंगे। देखिए, चार्ट आपका ये है, मतलब काल रेखा जैसे वाला है कि 1526 में तो दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली का जी, सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। तो है क्या, बाबर जो है ना, पहला मुगल बादशाह कौन था, बाबर था। कब बना भाई साहब, 1526 में। फिर आपसे पूछ ले, दिल्ली इब्राहिम लोदी और पानीपत में हराकर, मतलब इब्राहिम लोदी और पानीपत, मतलब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई कब हुई थी, 1526। और ये आपका ये पानीपत का, ये भी पूछेगा पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन, एक लाइन एक है लेकिन कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात आप जानेंगे, 1530 से 40 में हुमायूं के शासन का पहला चरण था। तो हुमायूं के शासन का पहला चरण क्या था जी, 1530 से 40, 10 सालों ने किया इसे। फिर 1540 से 55 तक, 5 साल का जी, 55 तक कौन आया, शेर शाह से हार कर हुमायूं साफवा दरबार में प्रवासी बनकर रहता था। ठीक है, तो देखिए बीच में क्या हुआ कि हुमायूं जो क्या हुआ, शेर शाह से क्या हुआ जी, हार गया, और हार कर हुमायूं कहाँ चला गया, साफवा दरबार में। तो साफवा दरबार में जो है हुमायूं कब तक रहा भाई, तो 1540 का जी, 55 तक। फिर हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल किया कब से, 55 से क्या जी, 56 तक। फिर 1 साल राज किया आया। तो फिर अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला, तो 15 से क्या जी, 56 से 1605 तक चला अकबर का शासनकाल। फिर जहांगीर का शासनकाल कब से चला, तो 1605 से 27 तक, 1605 से कितना जी, 1627 तक। फिर शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक चला, तो कब से चला जी, 1638 से 1658 तक। और आपका देखिए 16 आपका है कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब चला गया, 1658 से 1700 से क्या जी, 7 तक। फिर आप याद रखें, नादिर शाह में भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है, ये कब भाई, तो आप याद रखें 1739। फिर अहमद शाह अब्दुल्ला पानीपत के तीसरे युद्ध में
मराठों को हराता है। ये कब? तो 1761 में। फिर अब कहा है क्या कि बंगाल के दीवान अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। कब? तो 1765 में। फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, ये याद रखेंगे। बहादुर शाह जफर अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और उसे देश से निकालकर रंगून भेज देते हैं। ठीक है, ये घटना कब हुई? 1857 क्रांति। देखिए